नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। क्लास को हम शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार। क्लास 11-20 से इसलिए करी थी क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। वैसे मैं YouTube पर इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ दूसरे नाम से पढ़ाया था, क्योंकि जिस नाम से पहले बिल आया था उसी नाम से पढ़ाया था। नाम YouTube वाली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि इसको आने वाले समय में किस नाम से पुकारा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, ठीक है। कुछ समय पहले मैंने एक YouTube पर एक क्लास ली थी, जो आप थंबनेल पीछे देख पा रहे हो। इसी थंबनेल के साथ एक छोटा सा 15-20 मिनट का सेशन किया था, क्योंकि भारत में महिला आरक्षण बिल के लागू होने के लिए लोकसभा में बिल को पेश किया गया था। उस टाइम पर ये वीडियो जारी किया गया था और सभी लोगों ने जानकारी भी दी थी। इस पे एक लाइन लिखी हुई थी, इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा यदि ये कंप्लीट हो जाता है तो। और वो नेक्स्ट डे ही राज्यसभा से में पास हो जाता है, राज्यसभा में पेश किया गया, पास हो गया, और वहां से फिर राष्ट्रपति के पास गया, वो अधिनियम बन गया, मतलब कि वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो उसी की क्लास है, ठीक है। वही जो महिला रिजर्वेशन वाली बात होती है, उसी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। 1-1.5 महीने पहले ऑलरेडी आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं। फिर भी एक बार रिवाइज करवाने के उद्देश्य से, छोटा सा टॉपिक है 15-20 मिनट का, इसलिए इसकी क्लास एक छोटी सी ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, पिंकी गुर्जर जी, जय श्री महाकाल, ठीक है। सभी को नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, संसद में पास हुआ 27 वर्षों से अटका महिला आरक्षण बिल, ठीक है। संपूर्ण जानकारी। कुछ समय पहले लोकसभा के अंदर बिल लाया गया था, ठीक है। और बिल क्या था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलने चाहिए। एक कहां के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं रिजर्वेशन आपके संविधान के अंतर्गत जो भी विधायक बनते हैं, अर्थात आपकी विधानसभाओं में, विधानसभा के अलावा जो देश की लोकसभा होती है यहाँ पे, तो देश की लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में या फिर हर जगह पे 33% रिजर्वेशन की बात की जाती है। क्या चीज है, पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे यहाँ पर जो महिला आरक्षण बिल था, ठीक है, वही महिला आरक्षण बिल को ही नारी, जो हमारा टॉपिक है ना आज का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वही बोलते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? ध्यान दीजिएगा, सुनिए। यहां पर आप एक फोटो देख पा रहे हैं, फोटो लोकसभा की है, और इस साल सितंबर की बात कर रहा हूं, सितंबर के महीने में 19-20 सितंबर की बात चल रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 19 सितंबर को आपको पता होना चाहिए कि संसद जो है हमारी, लोकसभा राज्यसभा, इसके पहले एक ही सदन हुआ कर, एक ऑफिस था, मतलब कि एक हमारी संसद का एक बिल्डिंग बना हुआ था। नई बिल्डिंग भी बन चुकी है अब, ठीक है, नई बिल्डिंग बन चुकी है संसद की। तो पुरानी बिल्डिंग में 19 सितंबर को मीटिंग होती है, या फिर क्या बोलते हैं 2-3 दिन पहले मीटिंग होती, 17 सितंबर के टाइम पे, और एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग उसमें मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो विशेष सत्र में बातचीत की जाती है महिला आरक्षण बिल की, और उस क्या बोलते हैं बिल के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद 19 सितंबर की वो डेट थी कि जिस दिन लोकसभा की मीटिंग नए वाले हॉल में हो रही थी, ठीक है। उस हॉल में मीटिंग हुई और लोगों ने वोट दिए और ये बिल लोकसभा से पास हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, प्रथम मतदान। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, पहले कहानी सुनो। हो क्या, देखो, एक टॉपिक होने के साथ साथ आपका एक करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा यहां से, ठीक है। आपके लिए एक करंट अफेयर्स, आपकी एक प्रकार की न्यूज है जो मैं बता रहा हूं ना, वो कोई वैसा विशेष टॉपिक नहीं है, एक प्रकार की न्यूज वाला टॉपिक है। पहले बता चुका हूं, एक सिंपल सी एक न्यूज टाइप के टॉपिक है, उसी से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या था, सबसे पहले ये बिल लोकसभा के पास गया, ठीक है। लोकसभा के पास गया, और लोकसभा के पास बिल नंबर कौन सा था? बिल शीर्षक संविधान नंबर था 128 में। कौन सा था भाई साहब? 128वें नंबर का बिल इनके पास गया। अब आप ये मत सोच लेना कि सर ये संविधान संशोधन 128 है। संविधान संशोधन ये 106वां है, ठीक है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलो या फिर संविधान संशोधन बोलो, तो ये 106वें नंबर का है। लेकिन एक होता है संविधान संशोधन और एक होता है संशोधन के लिए आया हुआ बिल। दोनों में अंतर क्या होता है, मेरी बात सुनिए। मान लो आपको हमारे संविधान में कोई बदलाव करना है, ठीक है। आप चाहते हो कि रिजर्वेशन पहले 10% था, अब 100% हो जाना चाहिए, कोई भी बदलाव, एग्जाम्पल के लिए, कोई उदाहरण के तौर पे कोई भी आप संविधान के अंतर्गत बदलाव करना चाहते हैं, तो होता क्या है, संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। सुनिए, मेरी बात सुन लो। होता क्या है, एक होता है संशोधन, एक होता है संशोधन, संशोधन का मतलब है अमेंडमेंट, ठीक है। एक होता है अमेंडमेंट,
ए अमेंडमेंट शीर्षक नंबर या बिल नंबर होता है, ठीक है, जो कि पेश किया जाता है, जो कि पेश किया जाता है कहां पे, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। और एक ठीक है, चलिए सुनिए मेरी बात सुनिए। यहां पर एक संशोधन होता है बिल, मतलब कि जब आप चाहते हैं कोई बदलाव हो तो आपने कोई चीज पेश करी है तो वो होता है बिल नंबर, संशोधन का बिल नंबर। और एक होता है जब संशोधन आपका हो जाता है, संशोधन कहलाता है संविधान संशोधन। ये क्या है, पारित हो जाने के बाद, यानी कि पारित हो जाने के बाद, जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, हो जाने के बाद, तो फिर क्या है, संविधान संशोधन कंप्लीट हो गया, मतलब कि अब ये लागू होगा, सीधे सीधे लागू होगा। तो यहां पर होता है दूसरा। ऐसे कि मेरा कहने का मतलब है आपने 4-5 संशोधन किए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। मेरा कहने का मतलब समझिएगा 2 मिनट। अब हुआ क्या कि पहले नंबर का बिल आपका पास हो गया, दूसरे का पास हो गया, तीसरे का पास हो गया, चौथे का छूट गया, पांचवें का क्या बोलते हैं हो गया, छठवें का छोड़ दिया, सातवें का हो गया। अब मेरी बात सुनिए, जो पहला ए लिखे हुए है ना 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे संशोधन के बिल नंबर है। ये बोल देंगे भाई ये संशोधन का शीर्षक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। आपने 7 पेश किए, 7 में से चौथा हट गया और पांचवा हट गया। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर 1 को 1 बोलेंगे, 2 को 2 बोलेंगे, 3 को 3 बोलेंगे, 4 को हम इसको शून्य बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए 4 के बाद जब पांचवा आएगा ना तो ये 4 कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो 5वें नंबर का बिल है वो चौथे नंबर का संविधान संशोधन बनेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने बोला कि यहां पे 128वें नंबर का हमारा बिल था, और जो संविधान संशोधन कंप्लीट हो गए वो 106वां था। मतलब कहने का यहां पर है, इतना सिर्फ अंतर बता रहा हूं, सिर्फ अंतर तो समझने का प्रयास कीजिएगा क्या बोल रहा हूं। 128वें नंबर का बिल था, बीच में बहुत सारे ऐसे संशोधन गए होंगे जिनको राज्यसभा या लोकसभा में मना कर दिया गया होगा। मना कर दिया तो वो बिल क्या होगा, कैंसिल हो गए, तो वो संविधान संशोधन कंप्लीट नहीं हो पाए तो वो नंबर छूट गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि 128 बिल अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से 106 मान लो पारित हुए, ये 106वें नंबर का बिल है। ठीक है, ये 106वें नंबर का संविधान संशोधन। तो मेरा कहने का मतलब है, ब्लर हो रही है क्लास बार बार, ओके अभी नहीं होगी, नहीं होगी पिंकी जी, है ना। चलिए, तो यहां पर इसका कोई संबंध नहीं है आपसे, ठीक है, पहली बात तो बता दूं, बस खाली आपको इतना बताने के लिए बोला है कि बिल नंबर में और संविधान संशोधन के नंबर में क्या अंतर होता है, इतना बताने के लिए ये सब एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, बाकी संबंध नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका शीर्षक नंबर 128वां था ये, और जब एक कंप्लीट हो गया तो 106वें नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना, संविधान संशोधन बना। डेट याद रखिए, और किसके द्वारा पारित किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, लोकसभा में। पहले बिल लोकसभा में आया था, बाद में राज्यसभा में गया था। किसके माध्यम से गया था, ध्यान दीजिएगा, आपके कानून और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, भारत के कानून और न्याय मंत्री। ठीक है, ध्यान दी, लॉ और जस्टिस की जो मिनिस्ट्री होती है उसके मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने पेश किया था, 19 सितंबर 2023 को शुरू हुआ, यानी कि पेश किया गया, और उत्तीर्ण पास हो गया 20 सितंबर 2023 को, 20 सितंबर को पास हो गया। अब क्या है, लोकसभा से पास हो गया, अब ये बिल कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। भाई अगली ही डेट पे दूसरे सदन राज्यसभा में जाता है, बिल नंबर वही 128 है। लोकसभा से प्राप्त हुआ था इसको 20 सितंबर को, यहां से भी उत्तीर्ण हो गया 21 सितंबर 2023 को। अब जो ये विधेयक है, अब जो ये बिल है, अब किसके पास जाएगा, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति इस पे स्वीकृति दे दी है, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, अर्थात ये क्या है, कंप्लीट हो गया, और अब ये 106वें नंबर का संविधान संशोधन बन गया। ठीक है, संविधान संशोधन बन गया सन 2023 का। पहले ध्यान दीजिएगा, हम इसको सिर्फ महिला आरक्षण बिल बोल रहे थे, अब इसका नया नाम हो गया है क्या, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, चलिए यहां पर जो तस्वीर देख पा रहे हो, ये नए संसद भवन की तस्वीर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर हम बात करें कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या,
मेरी बात सुन लो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या चीज है जान लीजिएगा। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में, संसद में, देश की संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पेश हो गया है। ए स्लाइड पुरानी है, यानी कि उसी दिन की स्लाइड, इसमें लिखा लोकसभा में पेश हो गया है। इस बिल को हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। महिला आरक्षण बिल 27 साल से अटका हुआ, तो ध्यान दीजिएगा बहुत सालों से प्रयास चल रहे थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने चाहिए, लेकिन ये अटका हुआ था। 33% आरक्षण वाले इस विधेयक को हम क्या बोलते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन मिलेगा कहां पे, देश की लोकसभा में, ठीक है, देश की लोकसभा में और राज्यों की किसमें, विधानसभा में ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी सा इतिहास क्या रहा है, क्या भारत में पहले भी इसकी बात की जा रही थी, तो बिल्कुल की जा रही थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर एक किताब लिखी गई थी, ध्यान दीजिएगा, टुवर्ड्स इक्वालिटी, यानी बराबर की ओर, ठीक है। आपको मतलब कि लड़कियों की यदि शैक्षणिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कमजोर है तो आप उनको बराबर का दर्जा दीजिए, आप उनको आगे आने के लिए व्यवस्था कीजिए। टुवर्ड्स इक्वालिटी एक बुक थी, ध्यान दीजिएगा, जिसका जो कि एक प्रकार की रिपोर्ट है, किस चीज के ऊपर, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, टुवर्ड्स इक्वालिटी। यहां पर भी लिखा हुआ तो है, टुवर्ड्स इक्वालिटी वाज द टाइटल of the report of committee on the status of women in India 1974-1975। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है टुवर्ड्स इक्वालिटी, किताब नहीं बोलेंगे, एक प्रकार की रिपोर्ट है, किताब के फॉर्म में दी गई थी, लेकिन एक प्रकार की क्या है, रिपोर्ट है। प्रश्न आ सकता है, महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत सरकार की इंदिरा गांधी के टाइम पे 1974-1975 के टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है। इस चीज के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, टुवर्ड्स इक्वालिटी के नाम से, पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, क्या भारत में पहले जमाने में और भी प्रयास किए गए, तो जी हां, 1996 की बात करेंगे, 1996 की बात करेंगे। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं HD देवगौड़ा जी। HD देवगौड़ा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनके टाइम पर भी महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ध्यान दीजिएगा, इनकी सरकार में पहली बार इस बिल को लाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया। क्लियर हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, ध्यान दीजिएगा। ऐश्वर्या जी टीचर्स बाहर है एक वीक से सारे के सारे, ठीक है, इसलिए मेरी देरी होती है, ठीक है। सारे के सारे क्या, दो ही हैं, एक मैथ और क्या बोलते हैं प्रमोशन। मेनली प्रमोशन की आपकी थोड़ी दिक्कत है, बात हो गई, प्रमोशन आ रहे हैं, आज आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्लास उनकी मंडे से हो पाएगी, ऐश्वर्या जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, साल 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, तो बिल के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये बिल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसको कहा गया है, पहले इसका नाम सिंपली बोलते थे महिला आरक्षण अधिनियम बोलते, महिला आरक्षण बिल बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए ये बिल ऐसी शुरुआतें 1996 में HD देवगौड़ा सरकार में की गई थी, वहां पे कंप्लीट नहीं हो पाया। 2010 की बात करेंगे, जब कांग्रेस में मनमोहन सरकार थी, तो उस टाइम पर भी इसको पेश किया गया था, लेकिन उस टाइम पर राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा से नहीं हो पाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की 2019 में, मतलब अब तो पता ही दिया मैंने कि 2019 में तो पारित हुई, 2023 में तो पारित हो ही गए। सितंबर 19 को ये लोकसभा गया, 20 को कंप्लीट हो गया, 20 को राज्यसभा पहुंचा, 21 को राज्यसभा से कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे हम बात करें, ये हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है इनका, HD देवगौड़ा जी हैं, ठीक है। चलिए अब बिल क्या है, बिल आपको बता दिया है। पहला पॉइंट, लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे वो मैंने इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ध्यान दें। बिल क्या है, ये बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3, 33% का मतलब होता है 1/3 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है।
अब इसको आप महिला आरक्षण बिल के नाम से जानना है जानिए, लेकिन दूसरा नाम इसका क्या हो गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। कितनी सीटें महिलाओं के लिए होंगी, सीटें कितनी होंगी टोटल कितनी सीट्स होंगी महिलाओं के लिए। ठीक है, सब मिलाकर के सीट्स कितनी होगी देखा जाए तो ये डिपेंड करता है आपके रेशियो पे। ठीक है, एक जगह जैसे मान लो यदि हम केंद्र की बात करें, केंद्र में आपकी टोटल सीटें मान लो आपकी 545 हैं, अब उसको 33% एक तिहाई निकाल लो आप। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा की बात करें, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, उसका एक तिहाई निकाल लो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटें होंगी। ध्यान दीजिएगा 33% यानी कि लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, 545 हैं, 2 सीटें आपकी चली जाती हैं एंग्लो इंडियंस वाली, तो 543 बचती हैं। ध्यान दीजिएगा टोटल सीटें 500 देखो लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटें 552 होती हैं, जिनमें से 7 सीटें खाली चल रही हैं। बचती सीटें कितनी 545 में 2 होती हैं एंग्लो इंडियंस की। फिलहाल एंग्लो इंडियनस को हटा दिया गया, लेकिन उनकी सीटें अभी नहीं हटी हैं। चुनाव 543 में ही होते हैं, 543 में होंगे। तो 543 का हमने एक तिहाई लिया तो 181 सीटें आपकी महिलाओं के लिए हो जाएंगी। याद रखोगे इस चीज को, प्रश्न आ जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के हिसाब से, प्रश्न आ गया मान लो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के हिसाब से देश की लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, तो आप बोल देना सर 543 टोटल में चुनाव होता है, उसका एक तिहाई 1/3 33% 181 कहलाता है। 18 3 54 और 1 × 3 43। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसका 33% होगा। उदाहरण के लिए एमपी ले लेते हैं, एमपी की विधानसभा में 230 सीटें होती, 230 सीटें हैं। अब 230 का 1/3 ले लो आप, तो कितना आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 76 सीटें आएंगी। ठीक है, निकालना है 76 सीटें आएंगी, देख लो सकते हो। डिवाइड बाय 3 किया तो 7 × 21 आया, कितना बचे हमारे पास 20 बचा, 6 × 18 76 सीट या फिर 77 हो सकता है। 76 या 77 सीट जो होंगी वो किस में होंगी, महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो ये आपकी इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाली हैं आपके देश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे सभी राज्यों की विधानसभाओं में रहेंगी क्या सीटें। ध्यान दीजिएगा, जो ए रिजर्वेशन रहेगा क्या सभी राज्यों में होगा। तो सुनिए मेरी बात, देश के अंदर यदि कोई भी कानून लागू होता है तो उसके लिए कभी भी राज्यों से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। बस ये है कि राज्यों का जो सिस्टम है, जो राज्यों का अपना एक क्या तौर तरीका है वो ना बिगड़े, बाकी राज्यों से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। देश में संसद ने पास कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो सभी राज्यों के लिए लागू हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी राज्यों में विधानसभा में सीटें रहेंगी, बिल्कुल हाँ रहेंगी। हर राज्य की जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान दीजिएगा सभी राज्यों की विधानसभाओं में रहेंगी सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, बिल को सिर्फ संसद से पास कराने की जरूरत है, बिल को सिर्फ संसद से पास कराने की जरूरत है। यहां पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में भी लागू होगा, इसके लिए राज्यों की मंजूरी नहीं चाहिए होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी बिल एक कंप्लीट हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा ऐसे जो बिल होते हैं उनको सिर्फ केंद्र की मंजूरी चाहिए होती है। केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि सभी राज्यों में विधेयक बन गया। खैर ए अब तो कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है जब इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन गया। ठीक है, 2023 का बिल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2023 का बिल है और संशोधन कौन सा है, 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 2023 में हुआ। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, एक और बताना चाहूंगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब एक कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। पहले जब तक ये महिला आरक्षण बिल था तब तक अटका पड़ा हुआ था, जैसे ये कंप्लीट हुआ इसका नाम महिला शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, 2023 में। तो प्रश्न आएगा आपके सामने, क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के सभी राज्यों में लागू है? आप बोलेंगे जी हाँ, केंद्र ने पारित कर दिया है, और केंद्र ने यदि पारित कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, तो ऑटोमेटिक सारे राज्यों में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सभी राज्यों की विधानसभा में रहेंगी सीटें। यहां पर एक प्रश्न लिखा है यस, हाँ
बिल्कुल ऑटोमेटिक सारे राज्यों में रहेगी, बस बात खत्म। ठीक है, क्यों? केंद्र की मंजूरी चाहिए होती, राज्य की चाहिए नहीं चाहिए होती इसमें। चलिए आगे हम बात करेंगे राज्यसभा में भी होगा क्या ऐसा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके माध्यम से जो 33% सीटें मिलती हैं, इसके माध्यम से जो 33% सीटों का रिजर्वेशन है, 1/3 सीटों का रिजर्वेशन है, क्या देश की राज्यसभा, हम जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, देश के संसद के 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में आपके द्वारा चुने हुए सांसद बैठते हैं और राज्यसभा में राज्यों के आए हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के सांसद के रूप में बैठते हैं। ठीक है, उनको आप डायरेक्टली नहीं चुनते हो क्योंकि इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं राज्यसभा के सांसदों के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के लोगों को आपने चुना ही नहीं था। मैंने बोला तो कि भाई लोकसभा में आपके द्वारा चुने हुए सांसद बैठते हैं, जो सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं। आपकी जो राज्य के अंदर, भोपाल के अंदर, ठीक है, जो विधानसभा है, उस विधानसभा में आपने किनको चुना था? विधायकों को चुना था। विधायक का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। ठीक है, तो विधायक क्या करते हैं? विधायक सारे के सारे मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? क्या बोलते हैं? CM का, मुख्यमंत्री का। और सांसद, जिनको आप MP बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हो, वो बनाते हैं प्रधानमंत्री को। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको आपने डायरेक्टली चुना था, वोट किया था इनको। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन था, ये प्रत्यक्ष रूप से चुना था। ठीक है, जबकि हम बात करें एक राज्य में यदि विधान परिषद है, वैसे हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे MP में नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली बस है। आप यदि मान लो राज्य के अंदर विधान परिषद है, ठीक है, जैसे कि देश के अंदर राज्यसभा होती है। राज्यसभा का मतलब ये नहीं समझा करो कि वो MP या UP की। राज्यसभा का मतलब है कि एक ऐसी सभा जो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सभी राज्यों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सभी राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं, मतलब होता है राज्यसभा का। ठीक है, क्लियर हो गया? अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। तो कहने का मतलब है राज्यसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर जब आपने लोगों को चुना ही नहीं था, तो यहाँ पे रिजर्वेशन की आवश्यकता है ही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिजर्वेशन सिर्फ वहां पे लगेगा जहां पे लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, जहां पे प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है वहीं पर क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में भी होगा तो नहीं होगा भाई, राज्यसभा में नहीं होगा। महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा में मिलेगा और राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है, देखिए विधानसभा का मतलब होता है LA, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, ना तो विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं मिलेगा और राज्यसभा में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे SC ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मिलेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, तो आप बोलेंगे जी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी भारत में ST और SC का आरक्षण होता है। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में भी ST SC की सीटें सुरक्षित हैं और क्या बोलते हैं, देश की लोकसभा के लिए भी ST और SC की सीटें सुरक्षित हैं। यानी जब दोनों को रिजर्वेशन पहले से मिल रहा है तो अब अलग से महिलाओं के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी। जो रिजर्वेशन मिल रहा है आपको, ठीक है, जो ऑलरेडी रिजर्वेशन, मान लो 50 सीटें रिजर्व कर दी, तो उस 50 में से 33% जो सीटें होंगी वो सीटें आपकी महिलाओं के लिए चली जाएंगी। यानी कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होगा, अलग से कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी। तो यहां पर लिखा है SC ST के लिए अलग से बोला गया है, तो अलग से नहीं होगा। लिखा है SC ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जैसे कि मान लो कि 100 सीटों में से मान लो 30 सीटें किसकी हैं, 33 मान लो, 100 में से 33 मान लो कि ST की होती है, तो उस 33 का 33% निकाल लो अब। ठीक है, वो महिलाओं के लिए, ST वाली महिलाओं के लिए अलग से हो जाएंगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि जो ये विधेयक है, ठीक है, जो ये बिल है, जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक है, जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक है, ये जो विधेयक है ये ST SC की महिलाओं के लिए लाभ तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। आप सोचो कि भाई आपको कैटेगरी का पहले मिल गया है फिर आप महिला वाला अलग से ले लो, तो नहीं, महिलाओं वाला मिलेगा आपको अपनी कैटेगरी के अंदर मिलेगा। ठीक है, अलग से नहीं मिलेगा। अगला बताइएगा, कितनी सीटें होंगी SC ST महिलाओं के लिए? यदि आती भी है तो सीटें कितनी होंगी? ध्यान दीजिएगा, अलग से तो दे नहीं रहे हो आप, उसी रिजर्वेशन के अंदर दोगे।
जो एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, देखो चलो पढ़ लो। इस समय लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं 543 सीटें हैं, ठीक है। टोटल बचती कितनी, जिन सीटों में चुनाव होने वाले हैं, जिन सीटों में चुनाव होंगे वो सीटें कितनी है, वो 543 हैं। इन 543 सीटों में चुनाव होता है, ठीक है। और इन 543 में से 84 सीटें एससी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीटें एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए 84, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें क्या कर दी गई हैं, सुरक्षित कर दी गई हैं, आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है। ये सीटें क्या है भाई, आरक्षित हैं, आपकी रिजर्व है। ये क्या है, रिजर्व सीटें हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग रीता मिश्रा जी। आज मैंने टाइम चेंज कर दिया तो बहुत सारे बच्चे आए नहीं है क्लास में, ठीक है। चलिए, तो ये सीटें क्या है, रिजर्व है। अब सुनिए, यहां पे लिखा बिल के कानून बनने के बाद 84 एससी सीटों में से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यहां पर बिल तो अब कानून बन ही गया, पहले ये बिल था, अभी कानून बन गया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लाइन लिख दो सिंपल सी, ये काट दो, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या हुआ है, अब ये क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन चुका है। तो मेरा कहने का मतलब 84 सीटें किसकी, एससी की थी। इस 84 का 1/3 लेना, 84/3 लो, ठीक है। तो 84/3 लिया तो भाई हमारे पास 2 आया, 6 24, 8 3 24, ठीक है। 28 आएगा 84/3 करने पे। तो कहने का मतलब है जो 84 सीटें थी, इन 84 सीटों में से 28 सीटें एससी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मतलब जो आपको रिजर्वेशन मिला हुआ था, उसी रिजर्वेशन के अंदर मेल की सीटें कट जाएंगी, तो मेल को यहां पे नुकसान होगा, ठीक है। तो 84 सीटें मेल की आती थी, मेल ओपन आती थी, मेल फीमेल नहीं था, ओपन सीटें थी, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अब इसमें से 28 सीटें फिक्स हैं कि ये तो आनी ही आनी है, जो ओपन होंगी उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। 11-20 से रीता जी, ठीक है। चलिए, इसी तरह 47 सीटों में से 16 सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। क्या आप लोग ये समझ गए कि भाई एसटी एससी की जो महिलाओं को सीटें मिलनी है वो कितनी मिलेंगी, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओबीसी महिलाओं के लिए, तो भाई साहब ओबीसी महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था अलग से नहीं की गई, यानी कि आरक्षण महिलाओं का है, ठीक है, अलग से सभी के लिए आरक्षण। जनरल जो आरक्षण 33% है वो जनरल महिलाओं के लिए भी है, वो ओबीसी महिलाओं के लिए भी, वो एसटी एससी के लिए, वो सभी के लिए है। 33% इज द वुमेन रिजर्वेशन। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसमें 33% जो आपको आरक्षण दिया जा रहा है वो सभी के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। तो ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। जो ओपन सीटें होती ना, अनरिजर्व्ड सीटें, उन्हीं सीटों में आपको 33% सीट रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। लोकसभा में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है, और ना ही होती है, ठीक है। जनरली हम जानते हैं लोकसभा या विधानसभा में सिर्फ एसटी और एससी की सीटें रिजर्व की जाती हैं। क्या बोलते हैं, ओबीसी की जनरल की कोई सीटें रिजर्व नहीं होती है। महिलाओं की है वो अलग बात हो जाती है। एससी एसटी की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। 412 कैसी बची, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। 412 कैसी बची, मेरे पास 543 थी, 543 में मैंने क्या किया, जो एसटी की सीटें थी और जो एससी की सीटें हटा दी, तो 412 सीटें बची है। अब इन 412 सीटों में से देखा जाए, इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ ओबीसी की उम्मीदवार भी लड़ते हैं। तो बचती हैं 412 सीटें। इसमें ओबीसी भी आता है, ओबीसी भी आता है, एसटी एससी भी आता है, जनरल आता है, सब आता है। ये 412 आपकी ओपन सीटें होती, कोई भी आ सकता है। इस 412 सीट में 33% वुमेन्स ले जाएंगे इस बार से, ठीक है, यानी आने वाले टाइम से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो जो भी वुमेन्स होंगी, चाहे वो जनरल की हो, एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, तो 33% सीटें ले जाएंगी इस 412 का। पूरे का नहीं ले जाएंगी, जो पूरे में से ओबीसी एससी एसटी की सीटें वो अलग थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए ओपन होंगी। ओपन का मतलब ये लोग यहाँ पे आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एसटी एससी वाला नहीं आ सकता, एसटी एससी वाला यहाँ भी आ सकता है, वहां पे ये ओपन है। सामान्य और ओबीसी महिलाएं इस 137 सीटों में आ सकती हैं, फिक्स रहेगा रिजर्वेशन। दूसरे भी आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। रिजर्वेशन का मतलब समझना सीखो क्या होता है, ठीक है।
क्या आप इस बात को समझ गए हैं कि ओबीसी महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो भाई सब ये है, गणित लगाओ, थोड़ी सी समझ में आ जाएगा, पढ़ो इसको एक बार, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे कब से लागू होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, हमने इस महिला आरक्षण बिल को नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने इसको नाम दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के लिए कुछ बचा ही नहीं नहीं, बहुत कुछ बचा है, लेकिन सुनो, पुरुषों के लिए बचा है ये बिल जो है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ध्यान देना। अब अभी यहाँ यहीं तक रहना, इसके आगे की बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है कब से लागू होगा ये बिल। तो सुनो, आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम बाद एमपी में चुनाव होने वाले हैं, अभी 2023 में, अभी नवंबर में होने वाले हैं, एक महीना भी नहीं रह गया, ठीक है। और इसी साल लोकसभा के, ये एमपी के चुनाव की बात कर रहे हैं, ये एमपी के चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव कब है? देश के चुनाव कब में? देश के चुनाव आपके होंगे अप्रैल मई 2024 में, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2024 में लोकसभा यानी कि देश के चुनाव है। तो मेरी बात सुनो, बिल तो लागू हो गया है, यानी कि महिला आरक्षण बिल आया था, वो पास हो गया, और पास हुआ तो पास होने पर वो एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से वो एक एक्ट बन गया, ठीक है। लागू भी हो गया, देखा जाए तो लागू भी हो गया, लेकिन उसका काम अभी कुछ नहीं है। क्यों? मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं कि कोई अधिनियम आपने एकदम से बनाया और सीटें वो सुरक्षित कर दिया, नहीं। एक चीज होती है, वो होता है परिसीमन आयोग, ठीक है। परिसीमन, परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब, ठीक है, हाँ यहां लिखा हुआ है, देखो ये लिखा परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या होता है? सुनिए, हर कुछ सालों में जनसंख्या के आधार पर, हर कुछ सालों में जनसंख्या के आधार पर एक क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी, इस बात का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, दोबारा बता रहा हूं। मान लो आप मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र की रहने वाली है, बैतूल जिला जानती होंगी। मान लो बैतूल जिले में 15 लाख की आबादी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मैं गलत बोल सकता हूं, ठीक है, इसमें उदाहरण दे रहा हूं। तो भाई विधायकी के लिए उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए? उन्होंने बोला ठीक है यार, 3-3 लाख के उसमें बांट दो, 3-3 लाख के हिसाब से 5 सीटें हमने बैतूल को दे दी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होता है एक प्रकार का परिसीमन, जनसंख्या के आधार पर एक क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी, उन सीटों का आवंटन फिक्स रखा जाता है। उन सीटों का आवंटन, ऐसा नहीं कि भाई कल के दिन जनसंख्या बढ़ गई हमने तुरंत सीटें बढ़ा दी। परिसीमन हर कुछ सालों में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में एक संविधान संशोधन हुआ था 84वां, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और जो 84वां संविधान संशोधन है, इसमें एक बात बोली गई थी, इसमें बात बोली गई थी कि भाई साहब सुनो, भारत का जो परिसीमन है, ठीक है, यानी कि जो सीटों का निर्धारण है, वो आने वाले 2026 तक चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 2026 तक जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी। 543 सीटें हैं, 543 रहेंगी। एमपी में 230 हैं तो एमपी में 230 रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा सन 2026 तक। तो इसका मतलब है कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी आपके जो एमपी में चुनाव होने वाले हैं और जो लोकसभा के 2024 के चुनाव होंगे, यहां पर ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिसीमन क्या कहलाता है? परिसीमन के माध्यम से एक क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी, कितने विधायक खड़े होंगे, कितने सांसद खड़े होंगे, इस बात का निर्धारण किया जाता है। और इस बात के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग ने 84वां संविधान संशोधन किया था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, उसके माध्यम से कर दिया गया था कि आने वाले 2026 तक परिसीमन बदलेगा नहीं। यानी कि परिसीमन का मतलब जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये बिल है वो अभी इन चुनावों में लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब होगा क्या? सबसे पहले जैसे ही हमारे भारत का लोकसभा चुनाव होगा, सबसे पहले मोदी जी क्या करवाएंगे? जनगणना करवाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जनगणना नहीं हुई हमारी,
2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में भी होने वाली थी, लेकिन कोरोना आ गया तो जनगणना हो नहीं पाई। तो जैसे ही चुनाव होगा मोदी जी तुरंत क्या करवाएंगे, जनगणना करवाएंगे। जनगणना के आधार पर, संख्या के आधार पर ही तो सीटें देते हैं। जैसे ही जनगणना हो जाएगी वो नया परिसीमन करवाएंगे, बोलेगे भैया परिसीमन करो, अब नई सीटें बनाओ। और जब नई सीटें बन जाएंगी तब जाके आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लाभ लोगों को मिल पाएगा। ठीक है। बिल्कुल पिंकी गुर्जर जी, आपने सही बात की है। ठीक है, खैर आने वाले समय में चीजें सही होंगी। क्या है, आज की स्थिति में ये चीजें करोगे ना तो विद्रोह हो जाएंगे। जो आपने लिखा है, टेंशन मत लो, आपका कमेंट सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूं, कोई और नहीं देख पा रहा। ठीक है, आज करोगे तो विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में चेंजेस होंगे, क्योंकि अब स्थितियां पहले से सबकी बेहतर है। एक समय पे जब इसको लागू किया गया था, जिस चीज के लिए आप कह रहे हो, ठीक है, तो उस समय स्थिति कमजोर थी। आजकल सब अपने अपने ठीक है, तो वो चीज बदलाव होगा और जरूर चीजें सुधरेंगी। लेकिन अभी आप सोचो कि आजकल में या आपको और हमें लाभ मिलने वाला है तो नहीं मिलने वाला इसका। ठीक है, अभी नहीं सुधर पाएगा, आने वाले समय में 50 साल बाद 100 साल बाद बदल जाएगा। ठीक है, तो आप है ना ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर पढ़ देते, कब से लागू हुआ। इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। क्यों लिखा है लंबा वक्त लग सकता है, बताया जा रहा है क्योंकि जनगणना के जब परमिशन होगा तब एक कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा। यही बात मैंने बोली है, नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, परिसीमन ही नहीं हुआ तो कहां से मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परिसीमन होगा कब, फिर परिसीमन कब होगा। अंतिम स्लाइड है, 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। बिल्कुल होगी भाई, होगी। और जैसी जनगणना हो जाएगी तो संविधान के तहत 2026 तक का परमिशन पर रोक लगी। संविधान ने, मैंने क्या बोला, 2026 तक तो रोक लगी हुई है, परिसीमन 2026 के बाद होगा। जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, हो सकता है, और 2029 के चुनाव में या फिर 2034 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत साल है अभी। तो मेरा कहने का मतलब है पिंकी गुर्जर जी, हमें इन्हीं हालातों में, जो अभी हालात चल रहे हैं, उन्हीं हालातों में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जॉब भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, मेहनत करने वाले को मिलती है। ठीक है, लगे रहोगे मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो बात मैंने बोली थी, कब तक लाभ मिल पाएगा। सबसे पहले होगा कि जो चुनाव हो जाएंगे 2024 के लोकसभा वाले, इसमें महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो लागू तो हो गया है, लग तो गया, प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि परिसीमन नहीं हुआ है, सीटें अभी निर्धारित नहीं हुई है। चुनाव के बाद 2021 की जो जनगणना पेंडिंग पड़ी हुई है, बाकी है, वो पहले जनगणना होगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा। ठीक है, परिसीमन का मतलब कि नई लोकसभा सीटों की संख्या बताई जाएगी कि भाई कितनी होंगी, किस आधार पर होंगी, तब जाकर के महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हो सकता है कि 2029 के चुनाव में इसका लाभ मिल जाए, और लेट हो जाएगा तो क्या पता 2034 में मिले। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जानकारी थी आज के महिला आरक्षण बिल की। वैसे यूट्यूब के अंदर बताया था मैंने एक बार, शायद ध्यान नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन नाम इसका प्रॉपरली अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया है। नारी शक्ति वंदन एक्ट बोल दो, अधिनियम बोल दो, जो कि 2023 में आया। संबंधित है फॉर 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए राज्यों की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये हमारी जानकारी थी। धन्यवाद आप सभी को, यदि समझ में आया हो, पसंद आया हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दो। प्रमोद सर से मेरी बात हो गई है, वो आज आ रहे हैं। ठीक है, वैसे मैंने तो कहा था कि सर सुबह ही आ जाइए, तो क्या बोलते हैं आज की क्लास हो जाएगी, तो उन्होंने बोला सुबह नहीं आ पा रहा हूँ, बट आ रहे हैं। ठीक है, आज शाम तक आ जाएंगे, तो मंडे से क्लास आपकी जो भी हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी प्रमोद सर की। ठीक है, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, कुछ लगता हो कि क्या बोलते हैं सर ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया बता दीजिएगा, वो चीज़ आपको पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, सुनिए, मेरे जो सब्जेक्ट हैं मोस्टली कंप्लीट हो गए। मोस्टली क्या, मेरे हिसाब से मैंने अपना पूरा कर दिया है। ठीक है, जितना आता है, जितना पिछली बार के पेपर में आया था, मैंने अपने हिसाब से पूरा कर दिया है। कंप्यूटर की एक क्लास बस लेनी है मेरे को, वो है ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जो कि जिस ऑफिस के अंदर क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक क्लास लेनी है। बाकी आपको कुछ लगता है पोषण स्वास्थ्य में,
जीके जीएस की क्लासेस सारी हो गई हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी, बाकी कुछ भी स्पेशल सेशन होंगे, ठीक है, कुछ भी स्पेशल, ठीक है, ठीक है। सिया जी आयुष मिशन करवा देंगे, आपने देख लिया है मेरे ख्याल से शिवम सर का, है ना, मेरे दोस्त ही हैं वो तांडव वाली, ठीक है। तो एक दो क्लासेस उनने ले हैं, उसी वजह से मेरे को भी पढ़ाना पड़ा। मैंने कहा वो पढ़ा रहे हैं तो मैं भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लाइन में नहीं थे, अब कुछ नई नई चीज़ें हैं वो करा रहे हैं तो हम भी करा देंगे। वाईटी के अंदर कराएंगे तो आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और वो वीडियो जो भी वाईटी पे लूंगा, जीके के काफ़ी सारे वीडियो लूंगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके टॉपिक में शामिल थे, बट मैं लूंगा, ठीक है। कुछ करंट की अपडेट्स हैं, करंट अफेयर्स वाली चीज़ें अलग से जो लूंगा यूट्यूब के अंदर लूंगा, तो वो यहाँ पर अपडेट आपकी करा दूंगा। मतलब कि पहले बात तो उसका नोटिफिकेशन पहले से ग्रुप में दे दूंगा, ताकि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइव देख लो। और वही वीडियो जो जीके जीएस का मैं लूंगा यूट्यूब के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पर बाद में डलवा दूंगा। जैसे वहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर डलवा दूंगा, ताकि आपके भविष्य के लिए, मतलब कि कुछ दिनों के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक आपके लिए अलग से आपके ऐप पर भी पड़ा रहे, ठीक है। सिया जी शिक्षा नीति, ठीक है, शिक्षा नीति भाई करवा चुके हैं सिया जी, उन्होंने करवाई थी, प्रमोद सर ने करवाई होगी आप लोगों को। नहीं नहीं, अच्छा आप सेकेंड बैच के हो तो प्रमोद सर के में है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा शिशुओं की बाल विकास एवं शिक्षा वाला टॉपिक जो है ना, वो प्रमोद सर पढ़ा रहे हैं, तो वो उनके उसमें शामिल है, इसलिए मैंने नहीं लिया उसको, ठीक है। मैं अलग से कराऊंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कराऊंगा, डोंट वरी। लेकिन जो आपने लिखा है ना नई शिक्षा नीति के बारे में, वो प्रमोद सर की टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो उनके में शामिल है। वो पढ़ा चुके हैं पुराने वाले कोर्स में, नए वाले में उनकी बाकी है शायद। सोमवार से होता शुक्ला जी, यदि टाइम पर आ जाएंगे तो ले लेंगे, नहीं आ जाएंगे तो नहीं ले पाएंगे। और आज मेरी क्लास शायद शाम को 7 से 8 होगी, ठीक है, यूट्यूब के अंदर, ध्यान दीजिएगा। यदि होगी तो पहले से उसमें लग जाएगा 7 से 8, है ना। आयुष मिशन करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, है ना।